नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त ये बड़ी और अहम जानकारी विधानसभा सत्र से जुड़ी। विधानसभा में दंगों की रिपोर्ट की गई पेश। तो मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई। वहीं आपको बता दें कि मुरादाबाद में 13 अगस्त 1980 को दंगे हुए थे और अब 43 साल बाद इसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जा रहा है। आपको बता दें कि सदन के पटल पर दंगों की रिपोर्ट को रखा गया है, पेश किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी, मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट पटल पे रखी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं विधानसभा सत्र से जुड़ी, जहां 13 अगस्त 1980 को मुरादाबाद में दंगे हुए थे, जिसमें 83 लोगों की मौत भी हुई थी। तो वहीं आज 43 सालों बाद इस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी, मुरादाबाद में 1980 में हुए थे दंगे। तो विधानसभा सत्र से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तो आपको बता दें कि 13 अगस्त 1980 को मुरादाबाद में दंगे हुए थे, जिसके बाद आज 43 साल बाद इस दंगे की रिपोर्ट पटल पर रखी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान जहां 83 लोगों की मौत भी इन दंगों में हुई थी। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां यूपी विधानसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव की टिप्पणी पर नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये सुनकर अच्छा लगा कि आपको जनसंख्या की चिंता हो रही है। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि समाजवादियों की सोच कुछ प्रोग्रेस कर रही है, और क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे माननीय मुख्यमंत्री से केवल इतना जानना चाहता हूं कि उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे बताया, जो आने वाली है इनकी, जो आ चुकी है, लागू होगी। मेरा केवल एक छोटा सा सवाल है कि 2017 से लेकर के 2022 में जो एज ग्रुप है 15 साल का, उसमें कितने बच्चों की संख्या बढ़ गई है? 2017 से लेकर के 2022 तक 15 साल के ग्रुप में बच्चों की कितनी संख्या बढ़ गई है? क्या उन बच्चों के भविष्य के बेहतर बनाने के लिए और उनको नौकरी रोजगार दिलाने के लिए आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार, जो ये कहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेशो हमारा ये है, एम्प्लॉयमेंट रेशो नहीं बताते, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो ये है, तो वो क्या इन बच्चों की संख्या बताएगी सरकार? मैं अध्यक्ष महोदय माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि 2017 से 2022 के बीच में जो एज ग्रुप 15 साल का है, वो संख्या कितनी होगी, कितने बच्चे आ गए होंगे उसमें? और वो इससे संबंधित नहीं होगी, संबंधित इसलिए है ना अध्यक्ष महोदय, जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी संबंधित हो सकती है, तो मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ 17 से 22 तक कितने बच्चे आ गए एज ग्रुप में, संख्या क्या होगी उसकी? मुझे बहुत अच्छा लगा कि नेता विरोधी दल को अब जनसंख्या की चिंता होने लग गई है। अध्यक्ष महोदय, और सवाल ये है कि अगर मुख्यमंत्री 86 में बताना चाहें तो फिर बता दो 86 में 56 में 56 इसी को नियंत्रित करने के लिए ही हम लोग समान कानून की बात करना चाहते हैं। क्या बात है, क्या? लेकिन अध्यक्ष जी, अरे आज उसके बाद फिर आप बोले। अरे माननीय मुख्यमंत्री से इतना जानना चाहता हूँ कि 17 से 22 में मुझे जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इतना पेशेंस रखना चाहिए कि जब मैं खड़ा हुआ, मैं आपकी बात को सुन रहा था, जब मैं खड़ा, मैं तो वही बोलने के लिए आया हूँ कि आपको जनसंख्या की चिंता हो रही है। मुझे इसमें अच्छा लगा कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। मैं यद्यपि पहले भी सोच रहा था कि चलिए समाजवादियों में कुछ तो प्रोग्रेस हुई है, और प्रोग्रेस देखिए अच्छा है, प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। सरकार क्या कर रही है, ये तो सर्वे बताते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट उत्तर आ गया, लाइफ नहीं आती,
देखिए ये लाइव चल रहा है क्या? लाइव चल रहा है, अच्छा, बहुत धन्यवाद आपका। लाइव। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराने पे ही निर्भर करता है। और 2016-17 में उत्तर प्रदेश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19 से अधिक था, 19% से अधिक था। और आज के दिन पर यह अनएम्प्लॉयमेंट उत्तर प्रदेश का 3 से 4 के बीच में है। ये दिखाता है रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं, लोगों को पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिल रही हैं, लोगों को ईमानदारी से नौकरी मिल रही है और नौकरी की कोई भी प्रक्रिया माननीय न्यायालय के द्वारा बीच में इसलिए बाधित नहीं की जाती है क्योंकि माननीय न्यायालय को भी मालूम है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता है, प्रक्रिया में पूरी शुचिता है और पूरी ईमानदारी के साथ सरकार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश के इस परसेप्शन के कारण ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो 1 करोड़ नए नौकरी और रोजगार का सृजन उत्तर प्रदेश के अंदर करेगी। यह भी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक अवसर है और उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए ही 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। चलिए यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। पानीपत के सीख पाथरी में पाथरी माता का मंदिर आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। प्राचीन मंदिर का संबंध महाभारत काल से बताया है। 48 कोस तीर्थों में मौजूद 4 यक्षों में से एक यक्ष यही माना जाता है। इसीलिए मंदिर में हर रोज सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मन्नत मांगने के लिए पहुंचते हैं। प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष के दूसरे बुधवार को मंदिर परिसर में भव्य मेले और भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दराज के क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। कथा के अनुसार सीख पाथरी गांव के 2 युवकों ने नागे गुरु जी की बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर नागे गुरु ने एक डिब्बी नत्थू को देते हुए कहा, इसको संभाल कर रखना। एक दिन गुरु जी के प्रस्थान के पश्चात नत्थू ने डिब्बी को खोला तो माता प्रकट हो गई। नत्थू डर गया, किंतु बाद में शक्ति के रहस्य को जानकर नत्थू और भरतू माता की सेवा करने लगे। गांव के जमींदार जाट सिंघा द्वारा जाल के पेड़ के नीचे माता का स्थान बनवाया गया। तभी से माता की पूजा निरंतर होती आ रही है। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए आगामी दिनों में कई अहम प्रतियोगिताएं होने वाली है। जहां सीनियर टीम एशिया कप और वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी में जुटी है, तो वहीं जूनियर टीम को चीन के हुआंगजू में होने वाले एशियन गेम्स की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस टीम की कमान संभालेंगे ऋतुराज गायकवाड़। महिला और पुरुष दोनों ही प्रतियोगिताओं की तारीख भी सामने आ गई है। महिला क्रिकेट का इवेंट 19 सितंबर से 26 सितंबर तक खेला जाएगा, तो वहीं भारतीय पुरुष टीम जो सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगी, उसे लगातार 3 मुकाबले खेलने पड़ सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। सुहेल देव बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने पर ओपी राजभर ने कहा कि आज कई पार्टियों को छोड़कर धर्मेंद्र सिंह चौहान, जिला पंचायत सदस्य विकास वर्मा, शिल्पा सिंह, नौनिहाल वर्मा, रोहित पांडे, बलरामपुर, रामराज चौरसिया, हरिश्चंद्र द्विवेदी, पूर्व डीआईजी डॉक्टर सर्वेश ओझा आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। साथ ही ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा है।
तो सरकार हर बिंदु पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं है। ये सिर्फ विधानसभा के अंदर ड्रामा करके प्रदेश को ड्रामा दिखाना चाहते हैं। प्रदेश के विकास के रास्ते पर जो काम हो रहा है उसमें अवरोधक ये बने हुए लोग हैं। जनता चुन के भेजती है कि आप जनता की समस्या, जनता की बात को आप सदन के अंदर रखो, और सरकार से जो चीजें हमको उपलब्ध कराने के लिए हम भेज रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी में जो चीजें हमको मिलनी चाहिए वो लड़ करके वहां से यहाँ भेजो। लेकिन ये लोग दफ्ती ले लेंगे, आ जाएंगे और हसैन हुसैन शुरू करेंगे, बैठ के नारा लगाएंगे। जब सरकार बार बार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, इसी नाते सारी रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। अभी तो वहीं की नहीं, जहां की भी ये लोग चाहेंगे वहां की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। तो इनका मकसद की विकास की बात ना हो। आज पूरा प्रदेश बाढ़ की चपेट में है, पूरा प्रदेश में कहीं बाढ़ कहीं सूखा, दोनों की चपेट में है। आप इस पे चर्चा कर लो, आप जिस भी बिंदु पे चर्चा करना चाहो उस बिंदु पे चर्चा कर लो। सरकार अगर पीछे हटे तो बताओ, सरकार तो हर बिंदु पर तैयार है चर्चा करने के लिए, लेकिन विपक्ष सोच रहा है कि हम चर्चा करेंगे तो फंस जाएंगे। आज जो किसान धान की रोपाई नहीं कर पा रहा है, आज वहां तक पानी उसको कैसे उपलब्ध हो, उसको राहत कैसे मिले, इस पे चर्चा करने की जरूरत है। ये समाजवादी पार्टी न किसानों से, न नौजवानों से, न बेरोजगारों से, इनसे कोई मतलब नहीं है। इनसे मतलब सिर्फ है कि फोटो खिंचाओ और जनता के बीच में जाओ और भौकाल बनाओ और वोट लेके आओ और दुनिया को धोखा दो। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, सुभाषपा राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल राजभर का बयान सामने आया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ रही जनाधार से सपा घबराई है। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि सपा समाप्तवादी की तरफ बढ़ रही है। यूपी में 80 लोकसभा सीट जीत कर लाएंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां सुभाषपा प्रवक्ता अनिल राजभर का बयान सामने आया है। ये उनके चरित्र पहले से रहे हैं, क्योंकि उनके चेहरे तो कोई उनके साथ है नहीं, सब वोट दिलाने वाले चेहरे एनडीए के साथ खड़े हो गए। इसीलिए कोई पिछड़ा उनके साथ नहीं, दलित नहीं है, अल्पसंख्यक नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी अब ये साफ साफ ये दिख रहा है कि अब 2024 में हम जीरो समाप्त के रास्ते पर जा रहे हैं, हम समाप्तवादी पार्टी बनने जा रहे हैं। इसीलिए बौखला करके इस तरह के अनर्गल कार्य कर रहे हैं। इससे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आजमगढ़ की धरती पर ही उनको उत्तर प्रदेश में यह एहसास दिलाया जाएगा कि आजमगढ़ में जिसको आप कहते हैं ये मेरा गढ़ है, तो आपको अक्टूबर महीने में वो गढ़ भी आपको समाप्त करके पूरे उत्तर प्रदेश में संदेश दिया जाएगा कि पूरब से लेकर पश्चिम तक देश की हर एक नागरिक अब एनडीए के साथ है। गरीब पिछड़े सब वर्ग के लोग अब एनडीए के साथ खड़ा होकर के अपनी लड़ाई माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से। यूपी की कानून व्यवस्था रोल मॉडल है, ये आपको बता दें कि बयान सामने आया। मंत्री दानिश आजाद ने ये बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा है कि देश के विकास के लिए सबका स्वागत है, अपराधी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। तो साथ ही उन्होंने कहा कि देश सर्वोपरि होना चाहिए। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां देखिए उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ये कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर के लिए जानी जाती है। आज पूरे देश में हमारी योगी सरकार के कानून व्यवस्था का कोई एक रोल मॉडल माना जाता है। और निश्चित तौर पर हमने 2017 के बाद से अब तक उत्तर प्रदेश में एक सुरक्षा का माहौल कायम किया है। आम जनमानस को हमारे सरकार के मंशा पे, नियत पे और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर वाराणसी से बड़ी और अहम जानकारी। ये बड़ी खबर, ज्ञानवापी की एएसआई सर्वे का पहला चरण खत्म हो चुका है। ये बड़ी खबर, पहले चरण का एएसआई सर्वे खत्म हुआ है, तो लंच के बाद फिर से शुरू होगा ज्ञानवापी का सर्वे। अब से कुछ ही देर में शुरू होगा दूसरे चरण का सर्वे। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो ज्ञानवापी के गुंबद का आज एएसआई ने सर्वे किया है और इसी के साथ पहले चरण का सर्वे भी खत्म हुआ है। वहीं आपको बता दें कि लंच के बाद दूसरे चरण का सर्वे शुरू किया जाएगा। ये बड़ी और अहम खबर ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी। तो अब से कुछ ही देर में दूसरे चरण का सर्वे शुरू किया जाएगा। आज जहां गुंबद का एएसआई सर्वे किया गया है, तो वहीं ज्ञानवापी की एएसआई सर्वे का पहला चरण खत्म हुआ है और पहले चरण का एएसआई सर्वे खत्म हो चुका है। लंच के बाद फिर से एएसआई सर्वे शुरू करेगी। आपको बता दें कि कुछ ही देर में दूसरे चरण का सर्वे शुरू किया जाएगा। तो आज जहां
ईएसआई सुबह से ही गुंबद का सर्वे कर रही थी। अब दूसरे चरण का सर्वे लंच के बाद शुरू किया जाएगा। ये बड़ी खबर। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ में सालों पुरानी दरगाह और मस्जिद पर हमला होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार कुछ अराजक तत्वों ने मस्जिद पर हमला कर माहौल बिगाड़ने और समुदाय विशेष को आहत करने की कोशिश की है। हमले में मस्जिद की संपत्ति को तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया गया है। वहीं आपको बता दें कि जिसके बाद स्थानीय समुदाय में काफी रोष देखने को मिल रहा है। छर्रा के डीएसपी का कहना है कि उपरोक्त स्थल मस्जिद नहीं है, मजार है और बाउंड्री के ऊपर के क्षतिग्रस्त हिस्से को तत्काल मरम्मत से ठीक कराया गया है। थाना छर्रा से एक सूचना प्राप्त होती है कि एक धार्मिक स्थल की बाउंड्री वॉल को क्षति पहुंची है। इस सूचना पे तत्काल मौके पर पहुंचकर थाना पुलिस द्वारा मरम्मत का कार्य पूर्ण कराया गया। घटना का सही कारण और कारक का पता लगाया जा रहा है। अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर पूर्णतः शांति व्यवस्था कायम है। और रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। फर्रुखाबाद में 2 बाइकों की हुई भिड़ंत, एक की मौत, एक घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। फतेहपुर में युवक का नहर के किनारे मिला शव, मचा हड़कंप। परिजनों ने गुमशुदगी की एफआईआर कराई थी दर्ज। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। अमरोहा में खड़े ट्रक में पीछे से दूसरे ट्रक के घुसने पर चालक की हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बांदा में पुलिस लाइन की जर्जर पुरानी छावनी गिरने से सिपाही की मौत। घटना की सूचना पर एसपी मौके पर पहुंचे। फतेहपुर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ विधायक के बेटे ने की गाली गलौज। किसान अपनी मांगों को लेकर दे रहे थे धरना। फतेहपुर में युवक पर दबंगों ने लाठी डंडों से किया हमला, 3 लोग हुए घायल। मारपीट का वीडियो वायरल। फर्रुखाबाद में अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 बाइक सवारों की हुई मौत। परिवार में मचा कोहरा। सहारनपुर में 1.40 करोड़ के डोडा पोस्ट के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। 700 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट किया बरामद। महोबा में नवविवाहिता के लिए ससुराल पक्ष बने दहेज दानव। बंधक बनाकर नवविवाहिता को मारा पीटा। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की शुरू। मथुरा में पुलिस और बदमाशों की हुई मुठभेड़। गोली लगने से बदमाश घायल। तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। सहारनपुर में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस गेम्स 2023 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला सिपाही को एसएसपी ने किया सम्मानित। फर्रुखाबाद में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के महासचिव ने जिलाध्यक्ष सौंपा ज्ञापन। आलू किसानों की सहूलियत हेतु चिप्स फैक्ट्री लगवाने की कीमत। सहारनपुर में जय भीम सम्मेलन को संबोधित करते हुए महिला कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस सरकार बनने के लिए दलित और मुस्लिमों को एक साथ आना चाहिए। फर्रुखाबाद में सीएमओ कार्यालय में अधिकारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो हुआ वायरल। गोंडा में बाइक चोर और पुलिस में हुई मुठभेड़। पुलिस ने बाइक चोर का किया एनकाउंटर। महोबा में पशुओं की तस्करी करने वाले बजरंग दल को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। रायबरेली में मामूली सी बात पर 2 पक्ष आपस में भिड़े। 5 लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सहारनपुर में विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज के प्रिंसिपल का पुतला फूंका। डीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।